नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। मायावती, बसपा सुप्रीमो। आज एक बार फिर मायावती एक रैली का आयोजन करती हैं माननीय काशीराम स्मारक स्थल पर। और उस रैली में कहते हैं ना कि दिल रखने भर की जगह नहीं। जी हां, 1.5 लाख की क्षमता वाला मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पूरी तरह से पटा पड़ा नजर आता है। लखनऊ की सड़कों पर आसपास हर तरफ भीड़ ही भीड़। और फिर यह चर्चा शुरू हो जाती है कि मायावती के साथ देखिए एक बार फिर उनका कोर वोट बैंक जुड़ने लगा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो भीड़ आई थी ये मायावती का कोर वोट बैंक है? और क्या वो पोलराइज भी हो पाएगा 2027 के चुनाव में? दूसरी तरफ मायावती ने आज अपने वक्तव्य के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी कही जो सियासी गलियारों में तो कही जाती थी लेकिन मायावती खुलकर नहीं कहती थी। यानी कि सपा कांग्रेस पे हमला तो वो हमेशा करती हैं। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भूरी भूरी तारीफ भी की। सपा सरकार जब रही थी उस समय की उस सरकार की आलोचना तो की ही, कांग्रेस की आलोचना तो की ही। यानी कि विपक्ष का एक राजनीतिक दल जिसे लेकर यह कहा जा रहा था कि वो दल हाशिए पर है, आज की तारीख में जब वो अपनी एक बड़ी रैली करता है और बड़ी रैली भी एक ऐसे अवसर पर जो अवसर बेहद मायने रखता है उस पार्टी के लिए, क्योंकि आज की तारीख यानी काशीराम माननीय काशीराम की पुण्यतिथि की तारीख, समाजवादी पार्टी हो या फिर कि कांग्रेस हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सब आज काशीराम को याद कर रहे थे। उसके बावजूद मायावती ने आज की तारीख में घेरने की कोशिश सपा और कांग्रेस को ही की और साथ ही साथ तारीफ करी योगी आदित्यनाथ की। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे आयाम हैं आज के डिस्कशन के। ले आइए चर्चा में भाव को जरा। बहुत बहुत स्वागत है भाव। नमस्कार। भाव, कुछ चीजें आज बड़ी चौंकाने वाली रही। सबसे पहले जरा कुछ हेडलाइंस दिखा देते हैं। योगी की तारीफ, सपा कांग्रेस पर हमला, 9 साल बाद बीएसपी के शक्ति प्रदर्शन पर क्या क्या बोली मायावती। हटा दीजिए, दूसरी हेडलाइन लाइए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ रैली में सपा कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनकी मानसिकता दलित विरोधी है। हटा दीजिए इसे भी। और जरा इन खबरों का जो विस्तार है वो भी लेकर आइए। मायावती ने जो बातें कही हैं जरा वो एक बार दर्शकों को बता दे, फिर चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। सपा सबसे अधिक निशाने पर, मायावती अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव और सपा पर सीधे हमलावर नजर आई। कहा सपा को जब जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है तब इन्हें न तो पीडीए याद आता है न ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है, लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है ये खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता जब इनके ऐसे दोगले और स्वार्थी रवैये को अच्छी तरह समझ चुकी है। इसके ठीक नीचे योगी सरकार की तारीफ भी करती हैं मायावती। मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूं। काशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा गया। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत का पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर जो एक कॉम्पिटिटर की तरह नजर आ रहे थे, और नजर आ रहे थे क्या, नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हमलावर हुई मायावती। उन्होंने कहा हमें कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवाकर इनके एक दो उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं ताकि दलित वोट बांटे जा सके। बिना नाम लिए ही इशारा किया गया, लेकिन इशारा किया गया चंद्रशेखर पर। भाऊ, सीधा सवाल तो एक ही निकलता है। विपक्ष का एक राजनीतिक दल जो 2007 में जब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता है तो 206 सीटें मिलती हैं, 30.43 का वोट प्रतिशत होता है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद धीरे धीरे वो दल हाशिए की तरफ बढ़ता है। 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें 13% केवल मत मिलते हैं
और विधानसभा में एक सीट, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, मायावती। आज विपक्ष की पार्टी पर ही आरोप लगा रही है और योगी जी की तारीफ कर रही है, सत्ता की तारीफ कर रही है। और आलम तो यह है कि अब तक तो सियासी गलियारों में यह बात होती थी भाव कि भाई मायावती जी जो है वो बी टीम है। आज मायावती ने खुलकर कह दिया क्या कि हाँ ठीक है, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी के साथ है। इसका ऐलान था क्या आज की रैली में मायावती की तरफ से भाव? देखिए, बहुत दिनों से मायावती जी के पे ये आरोप लग रहे थे कि मायावती जी बी टीम है बीजेपी की। मायावती जी ने आज रैली क्यों की? कई सालों बाद, 7 साल 8 साल के बाद इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ है। और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश से लोग नहीं थे, आज लोग हरियाणा से आए थे, पंजाब से आए थे, हम्म। मध्य प्रदेश से आए थे। ये वो फुटप्रिंट है जहां काशीराम जी को आज अंबेडकर जी के बाद सबसे बड़ा दूसरा दलितों का नेता मानते हैं। जी। आजादी की लड़ाई तक, संविधान लिखने तक और कुछ दिनों के बाद तक अंबेडकर सर्वे सर्वा थे। अंबेडकर जी के बाद एक बहुत बड़े गैप के बाद DS4 के साथ काशीराम जी पंजाब से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी की, BSP की नींव डलती है और उत्तर प्रदेश ये उनका मुख्य रण हो जाता है लड़ाई का। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री मतलब BSP को साथ नहीं दिया। BSP वॉज अ पार्टी टू वॉच। अपने बलबूते पे सरकार बनाने वाली ये BSP आज हाशिए पे क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं खासकर 2019 के बाद BSP लगातार डाउन जाती रही और BSP बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती रही। आज एकाएक ऐसा क्या हुआ कि मायावती जी को लगा कि मुझे शक्ति प्रदर्शन करना है? मायावती जी ने अपनी पार्टी के रिनोवेशन के लिए, पार्टी के उत्थान के लिए शक्ति प्रदर्शन किया या किसी के कहने पे किया? ये चर्चा का हम्म। विषय और इस पे चर्चा होगी। लेकिन मूलतः आज जो मैंने देखा उसमें मायावती जी में एक बड़ा चेंज, बदलाव मुझे देखने को मिला। मैंने वो रैलियां भी देखी मायावती जी की, मैं खुद रिपोर्टिंग मतलब फील्ड पे जाके मैंने देखी है कि लाखों की भीड़। मायावती जी आने के पहले स्टेज पे कुछ लोग भाषण, गाने चल रहे, कविताएं चल रही है। आम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध के ऊपर के गाने चल रहे हैं। और जब बहन जी जी। आती थी तो स्टेज पे कोई नहीं होता था। हाँ। बहन जी आती थी, डंके की चोट पे अपना भाषण ठोकती थी और चलती थी और आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। फिर मनुवादियों को ठोकती थी, इस मीडिया को ठोकती थी, किसी को नहीं बख्शती थी। आज वो बात नहीं हुई। आज वो मंच दिखा, पर वो मायावती। एक बार नाम हाँ, नाम जरा पढ़ लिया नाम जाए नाम भाऊ कि हाँ, कौन कौन वो लोग थे। हाँ, मैं वही वही बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये जो वो दिखा भी दीजिए एक मायावती बार जी में स्क्रीन जो पे। बड़ा बदलाव आया वो ये था कि मायावती स्वयं बैठी हुई थी कुर्सी लगा के। बगल के सोफे में, जो सोफे लगे थे उसमें मुस्लिम समुदाय के 3 बड़े चेहरे, मुनकाद अली, हम्म। नौशाद अली और शमसुद्दीन। और दलित समाज के 4 चेहरे, मायावती के भाई आनंद, उनके भतीजे आकाश जो उनके अब विरासत संभालेंगे, गिरीश चंद्र जाटव, घनश्याम चंद्र खरवार, ये बैठे थे। ओबीसी और सामान्य वर्ग से सतीश चंद्र मिश्र और उमाशंकर सिंह थे। आज मायावती जी ने सिर्फ अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ ही नहीं की, लोगों से अपील की कि जितना प्यार मायावती जी को मिल रहा है वैसा ही प्यार आप उनको भी देंगे। साथ में उन्होंने कपिल मिश्रा की भी तारीफ की। ये कपिल मिश्रा हम्म। सचिन चंद्र मिश्रा के बेटे हैं। यानी अगली जी। पीढ़ी के लिए भी मायावती जी तैयार है। ये पहली बार हुआ कि मायावती अपने मंच पे लोगों को बिठाती है और मायावती अपने भाषण में उन्होंने सतीश मिश्रा का नाम लिया, उसने उमाशंकर एमएलए जो था उनका नाम लिया, विश्वनाथ पाल का नाम लिया जो पार्टी के अध्यक्ष है, फिर जामिल अख्तर का नाम लिया। ये जो पार्टी में नाम लेना नेताओं के, ये भी मायावती जी के कभी नेचर नहीं रहा। ये बदलाव हम्म। देखा कि अब मायावती जी को ये लग रहा है कि अब सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। वो पुराने तेवर यदि दिखाएंगे, ये भी लोग छिटक जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आज जो मायावती जी की जो रैली में भीड़ थी, वो भीड़ काशीराम को श्रद्धांजलि देने आई थी, आदरांजलि देने आई थी।
मैं बार-बार कहता हूँ कि मायावती का जी, स्टेक डाउन हो सकता है। मायावती का वोट प्रतिशत डाउन हो सकता है। लोग मायावती जी को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग काशीराम को रिजेक्ट नहीं करते। लोग कांग्रेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग जवाहरलाल नेहरू को रिजेक्ट नहीं करते, लोग महात्मा गांधी को रिजेक्ट नहीं करते। जी। आज उनको मानने वाला एक वर्ग है। तो आज काशीराम को श्रद्धांजलि, आदरांजलि देने लोग आए थे, लेकिन क्या वो लोग मतदान में परिवर्तित होंगे? आज यदि 1.5 2 लाख 3 लाख की भीड़ थी, तो ये भीड़ में हरियाणा के थे, वो पंजाब के थे, उसके बाद पंजाब में भी इस बार उन्होंने बाकायदा अकाली दल के साथ मिलके चुनाव लड़ा था। क्या हुआ? कुछ खास हासिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी वो सीटें लड़ती हैं, वहाँ पे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जो गढ़ था, वहाँ कुछ चीज़ें हासिल नहीं हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि काशीराम जी की आज पुण्यतिथि है। काशीराम जी का जीवन सत्ता से ज़्यादा दलितों के लिए लड़ने के लिए हुआ। हुँ, हुँ, जहाँ-जहाँ हुँ। दलितों पे अन्याय हुआ, काशीराम जी सबसे पहले वहाँ जाके लड़ते थे दलितों के लिए। तो दलितों को ये लगने लगा कि हमारा एक मसीहा हमारे बीच में है, जो हमारी बात करता है। फिर चाहे कांग्रेस की सरकार रहो, चाहे सपा की सरकार रहो, चाहे किसी की भी बीजेपी की सरकार रहो। हर सरकार में काशीराम जी के लिए प्रायोरिटी सत्ता नहीं थी। प्रायोरिटी हमेशा अपना वोट बैंक था। पिछड़े लोगों पे होने वाला अन्याय, वही इस पार्टी की नींव थी। लेकिन 2019 के बाद हमने देखा, ये पार्टी शेल में चली गई। पिछले 6 साल से किसी भी दलित के अन्याय पे कोई शब्द बोलने को तैयार नहीं। अभी बरेली में एक दलित मारा गया, क्या मायावती जी की तरफ से कोई ट्वीट? क्या मायावती की तरफ से कोई बात? और मायावती जी का पूरा झुकाव बीजेपी की तरफ रहा। क्या मायावती जी इस बात से डर रही है कि यहां तक कि जब लेटरल एंट्री शुरू हो गई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, तब चिराग जी। पासवान जैसे लोग जो सत्ता में शामिल है, जो मंत्री है कैबिनेट में, उन्होंने विरोध का स्वर किया कि ये लेटरल एंट्री जो आप करते हो, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट भर्ती कर रहे हो, उसमें फिर दलितों का कोटा कहां गया? ये बात वो सत्ता में होते हुए उठाए, लेकिन मायावती जी की तरफ से एक बात नहीं हुई। तो ये दलित जो है, उन्हें लगा कि हमारा जो मसीहा है, जो विरासत में छोड़ के गया मायावती जी को, ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रही है? मायावती जरा कुछ बात करने की बात, मायावती के भतीजे आनंद, आकाश आनंद, हुँ, हुँ। जब आकाश आनंद के भाषण सुने और उसके लड़ने के तेवर सुने, तो हमें लगा कि ये काशीराम को सही मायने में एक आदमी मिल गया है। काशीराम जी के विचारों पे अब बिल्कुल टूट के पड़ेगा, आत्मसम्मान जगाएगा पिछड़ों का। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही आकाश आनंद बोलना शुरू हो गए, एक पुराने मायावती जी के कांड पे फिर रेड हो गई एक अधिकारी पे, और 20 साल पुराना एक केस मायावती जी का निकाल लिया, आकाश आनंद को बाहर कर दिया पार्टी के। आज आकाश आनंद स्टेज पे थे, लेकिन मुझे वो आकाश आनंद नहीं दिखे। नहीं दिखे, नहीं दिखे, कहीं नहीं। हाथ पैर बांध के बिठाए हुए वो आकाश आनंद थे। हुँ, तो यदि आपको पार्टी के लिए लड़ना है, यदि दलित कंसोलिडेट करना है, दलित और सवर्ण, ब्राह्मण और इकट्ठा होके यदि दलित लड़े, जो मायावती जी ने एक्सपेरिमेंट किया था सतीश चंद्र मिश्रा को साथ में लेके, और ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है हुँ। का जो नारा, जूते मारो चार के बाद का ये जो नारा का यू टर्न हुआ, उससे मायावती अपने बलबूते पे सत्ता पे आई। वो दिन भी देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ? क्यों वो कॉम्बिनेशन नहीं चल पाया? क्योंकि अकूट भ्रष्टाचार हुआ। और भारतीय जनता हुँ, पार्टी से लड़ने का एक ही तरीका है, यदि भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी अस्मिता और इज्जत के साथ खड़े होना है, तो आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा या उनका साथ देना होगा। यदि आप अति भ्रष्ट है, तो आप बीजेपी का साथ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और यदि आप साफ सुथरे हैं, तो आप डंके की चोट पे लड़ाई लड़िए, भाजपा अपना बाल बांका नहीं कर पाएगा। नहीं तो फिर आपकी सीडी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी रेड चलती रहेगी, आप केसेस में उलझते जाओगे, बदनाम होते जाओगे, हुँ। और फिर खेल सबके सामने है। आप दिल्ली में देखिए ना, केजरीवाल यदि वो शीश महल नहीं बनाता और एक्साइज पॉलिसी नहीं बदलता, तो केजरीवाल कहां अटकता? हाँ, हाँ। लेकिन आपको थोड़ा सा, जब आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं,
और केजरीवाल तो पढ़े लिखे अधिकारी है भाई, वो तो आईआरएस सर्विस से आए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि हमारा विरोधी हमको कहां टारगेट करेगा। आपने वो दरवाजा खुला खोल दिया, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई दिल्ली में। परसेप्शन ही बदल गया। तो मायावती जी को पहली बार मैंने बहुत चेंज देखा। मायावती जी अब अपील कर रही है। आज मायावती जी दलितों के लिए बोलती है, तो हम्म। लगता कि मायावती जी अपनी पार्टी को फिर से खड़ी कर रही है। मायावती जी किस पे बोल रही है? मुझे तो बिल्कुल मायावती बोल रही है कि मोदी जी बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। क्योंकि मोदी जी भी घूम फिर के जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, इमरजेंसी पे चले जाते हैं। हाँ। और मायावती जी 10 साल से अखिलेश सत्ता में नहीं है। और योगी को धन्यवाद दे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं योगी, तो फिर आपको सत्ता में आने की जरूरत ही नहीं है। इतना धन्यवाद तो मोदी जी भी नहीं देते हैं योगी जी को मन से। योगी जी को बीजेपी भी नहीं दे रही होगी धन्यवाद। मतलब काशीराम जी आज होते तो काशीराम जी क्या करते? मतलब आंबेडकर के स्टैच्यू पे आपने और गार्डन बनाने में 2 करोड़ रुपए दे दिए, हम्म। और 200 दलितों की हत्या हुई है, उनकी बच्चियों की इज्जत लूट रही है। तो आप उस हम्म। आंबेडकर के पैसे दिए इसी पर ताली बजाओगे कि उन दलितों के लिए लड़ोगे? हम्म। हम्म। पूरे टाइम मायावती जी यही बताती रही कि ये स्मारक मैंने बनाया और स्मारकों को अच्छा किया और ये किया और वो किया। हम्म। और जो दलितों पे अत्याचार हुआ, उत्तर प्रदेश दलितों पे अत्याचार करने में, दलितों पे अत्याचार के केस में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश हम्म। नंबर 1 है हम्म। पिछड़ों और दलितों पे अत्याचार करने में। हम्म। यदि ये आंकड़े ऐसे बताते हैं, तो फिर क्या मायावती उन आंकड़ों को जस्टिफाई कर रही है? हम्म। मतलब आप काशीराम जी का स्मारक ठीक करो, उसका रखरखाव ठीक रखो, उसको रंग रोगन करो, और दलितों का उत्पीड़न करो, तो मैं क्या काशीराम जी खुश हो जाते? हम्म। हम्म। मायावती जी किस लिए लड़ रही है? मायावती जी स्मारक बनाने के लिए सत्ता में आई हैं कि दलितों का उत्थान करने के लिए? यह मायावती जी को रेखांकित करना था। समाजवादी पार्टी पे जी। बोलती रही कि ये पीडीए के खिलाफ रहते हैं, पीडीए के खिलाफ रहते हैं। भाई 10 सालों में तो समाजवादी पार्टी दलितों के हर अन्याय के ऊपर आवाज उठाती रही है। हाँ। हाँ। तो फिर दलित समाजवादी पार्टी के साथ क्यों नहीं जाए? हम्म। तो ये मायावती का मुझे चेंज दिया। अब आइए अखिलेश पे। अखिलेश उसका टारगेट क्यों है? हम्म। 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 2024 के लोकसभा चुनाव से हिल गई है बीजेपी। हम्म। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? क्यों बीजेपी हाशिए पे आ गई और अखिलेश को इतनी सारी सीटें मिल गई? क्योंकि दलित वोट ट्रांसफर हुआ। दलित वोट क्यों ट्रांसफर हुआ? जो मायावती जी का वोटर था, उसके ये समझ में आ गया कि हमारी प्रताड़ना होती है तो मायावती जी बोलती नहीं, तो हमारे लिए आवाज उठाने वाले जो लोग होंगे उनके साथ चलेंगे। तो अखिलेश वहां स्कोर कर गए। बीजेपी की सरकार तो दलितों की प्रताड़ना कर रही है, इसलिए दलित नाराज था। मायावती हर दलित के लिए आवाज उठाती तो शायद मायावती के साथ वोट आते। लेकिन मायावती बीजेपी को संभालने के चक्कर में बीजेपी की सरकार को बेल आउट करती रही। फायदा अखिलेश का हुआ। हम्म। अब 2027 के यदि चुनाव है और यही लोकसभा का पुनरुक्ति वहां हुई, तो सत्ता में बीजेपी बाहर है और अखिलेश सत्ता में आ जाएंगे हम्म। कांग्रेस के साथ। ठीक बात। तो ठीक बात। अब बीजेपी चाहती है कि किसी भी हालत में मायावती का वोट जो अखिलेश के पास गया वो वापस आ जाए। हम्म। 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 तो वो वोट वापस आने के लिए अब मायावती को फिर से नए रंग रूप में उतारने का प्रयास हो रहा है। हम्म। लेकिन मायावती जी का वोट तब याद वापस आएगा जब वो दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ बोलेगी। हम्म। और यदि दलित बहुत खुश है, उनकी बहुत केयर की जा रही है योगी सरकार में, तो दलित हम्म। सरकार क्यों बदलेगा? वो तो अखिलेश को भी नहीं आने देगा, वो तो इनको ही योगी जी की जय जयकार बोलता रहेगा। वो मायावती जी के पास भी क्यों जाएगा? फिर बीजेपी के पास क्यों ठीक नहीं बात। जाएगा? तो मायावती जी की ये बीजेपी का एक, मुझे लगता है एक प्रयास है कि मायावती को खड़ा करो तो समाजवादी पार्टी से वो मत खींच लेंगे। लेकिन हाँ। दलित मूर्ख नहीं है। दलित समाजवादी पार्टी के पास गया क्यों?
क्योंकि वो बीजेपी को सवर्णों की पार्टी मानती है, खासकर योगी आदित्यनाथ ठाकुर वाद जो चल रहा है। हम्म। और आप देखिए पिछले 10 सालों में क्या हुआ दलितों के साथ। ठीक बात है। ये ये उसका एनसीआरबी का सबसे बड़ा डेटा तो अभी प्रॉब्लम है। भाव हमने 2-3 दिन पहले का दिखाया मिड डे दो मुद्दा में तीन ही। तो विद्या मुद्दा में कर हाँ, दिया था। दो अभी किया था। उसमें तो सीधे-सीधे हमें दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश जो है, वो टॉप पे है। और दलित उत्पीड़न के मामले में 72% जो मामले हैं, वो सिर्फ 5 राज्यों से आते हैं जहां पे भाजपा की सरकारें हैं। मैंने तो मैंने भाजपा वही तो तो इतना कहा। दलित उत्थान कर रहा है। हाँ, तो फिर मात्र आप दलित उत्थान के लाइसेंस आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप काशीराम जी का स्मारक ठीक ठाक रखो। ठीक बात है। काशीराम जी के स्मारक को काशीराम जी भी आज होते तो इस बारे में टूट पड़ते सरकार पे। क्या हम्म। रायबरेली में वही हिंसा पे काशीराम जी नहीं पहुंचते कि ये हम बोलते बाबा के भाव लोग हैं सड़कों पे। करके मारा। भाव आज आज जो 1.5 लाख लोग यहां दिखे, भाई 1,000 लोग भी सड़क पे नहीं उतरे बसपा की तरफ से उस घटना पे। मैंने मैंने वही तो कहा, क्योंकि वो नॉर्मली लोग बसपा का एक बसपा। कल्चर रहा है। हाँ। आज ये लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बसपा के लोग नहीं थे। आज जो हम्म। आए थे वो काशीराम जी को मानने वाले लोग थे। हाँ। काशीराम जी के एग्जैक्ट। प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग थे। इसलिए आज लोग इकट्ठा हुए। वो इसलिए नहीं इकट्ठा हुए कि वो मायावती जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि मायावती उनके लिए कब लड़ी? मायावती जी ने कहा कि भाई आई लव मोहम्मद जैसे इससे दूर रहना चाहिए। क्यों भाई? आई लव मोहम्मद में क्या गलत गलत बोला भाई? हम्म। भाई उसने अपने भगवान के लिए बोला कि मैं मेरे भगवान से प्यार करता हूं, तो ये अधिकार, इतना भी अधिकार नहीं है क्या देश में? मैंने कहा आई लव राम। यदि मैंने अमेरिका में जाके कहा कि आई लव राम, तो अमेरिका के लोग मुझे हम्म। मारना शुरू कर देंगे, तो ये क्या होगा? तो अमेरिका में संविधान कहाँ है फिर? हम्म। हरे रामा हरे कृष्णा जो मूवमेंट चली अमेरिका में, वेस्ट में, हम्म। वो इसलिए चली कि वहां का संविधान अलाउ करता था। नहीं तो हरे राम हाँ। हरे कृष्ण बोलने वाले को तो मार मार डालते लोग। हम्म। ठीक बात। और अब ये जो घृणा है जो भारत से शुरू हुई है, ये अमेरिका में भी पहुंची है। अभी हनुमान बिल्कुल। जयंती को उन्होंने कह दिया कि भैया हनुमान जी की क्या करना थी, डिविल गॉड बोला, हमने भगवान को गाली दी अमेरिका में। इसकी पूजा क्यों करते हैं? हमारी क्रिश्चियन कंट्री है। अमेरिका कब क्रिश्चियन कंट्री हो गई भाई? क्योंकि ये कट्टरवाद, जब आप यहां कुछ बोलते हो उसकी गूंज के और उठती है। क्योंकि भारत को और हिंदू ऐसे राष्ट्र घोषित करने में लगे ना कुछ नफरती, तो भैया तो एक वहां ही पे तो हिंदू क्रिश्चियन राष्ट्र, होगा। एक ही हिंदू हाँ। राष्ट्र होगा। क्रिश्चियन हाँ। राष्ट्र क्रिश्चियन राष्ट्र तो कई है, मुस्लिम राष्ट्र हम्म। कई है, बुद्ध राष्ट्र कई है, हम्म। बुद्ध को मानने वाले राष्ट्र बहुत है। हम्म। तो क्या बाकी राष्ट्रों से भारत के लोग वापस आ जाएंगे? हम अलग थलग पड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। हर देश में अब जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश है वहां पे भी मंदिर है अपने, हिंदुओं के हम्म। मंदिर बने हैं वहां पे। हम्म। क्या सऊदी में मंदिर नहीं बनता? क्या यूएई में मंदिर नहीं बनता? प्रधानमंत्री तो जाके बड़ी तारीफ करके आते। हम्म। तो कुल मिलाकर मायावती जी का आज टोन, मतलब आज मायावती जी यदि पूरी तरह से सपा पे भी बरसती, कांग्रेस पे भी बरसती और बीजेपी भी बरसती, हाँ। तो मजा आती। फिर वो चंद्रशेखर के हाँ। नाम से हो रही है। अब लोग पूछेंगे, बहन जी आप तो नहीं बोलती किसी के बारे में। अब एक हाँ। लड़का युवा बोलने लगा तो आप उसमें भी बुराई देखती हैं। हाँ। चंद्रशेखर वोट बैंक नहीं, उन्होंने कहा कि ये वोट दलितों के वोट का बंटवारा करता है ना, दलितों के वोट का बंटवारा नहीं है। हम्म। ये जो वैक्यूम छोड़ दिया है, ये जो खाली हम्म। रिक्त जगह छोड़ दी है मायावती जी ने, उस एक्चुअली। जगह पे एक्चुअली। एंट्री मारी है। हम्म। मैं हमेशा कहता हूं कि जगह कभी खाली नहीं होती। हाँ। आपने हाँ। जगह छोड़ी, उसकी जगह दूसरा ले लेता है। चाहे हम्म। क्रिकेट टीम हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, ठीक बात है। किसी की जगह, कोई ना कोई जगह, थोड़ी सी जगह मिल गई तो यहां जगह भरने के लिए लोग लाइन लगा के बैठे हैं। लाइन लगा के बैठे हैं, सही बात। आपने जगह खाली क्यों छोड़ी जो चंद्रशेखर को मिली? हम्म। चंद्रशेखर अपने बलबूते पे लेके आया है सीट अपनी, और वो दलितों के गढ़ में घुस के लाया है सीट अपनी। किसी से हम्म। गठबंधन किए बगैर सीट लाया है अपनी। इसका मतलब ये आपको सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम में कमी है जो हम लड़ हम्म। पाए। आज पूरे टाइम वो दलितों के अत्याचार के ऊपर एक शब्द नहीं बोली, दलितों के हम्म। उत्पीड़न के ऊपर एक शब्द नहीं बोली। वो बोली ये नकली पीड़िए है,
ये नकली बोलते हैं, अरे भैया वो उनका इतिहास क्या छोड़ दीजिए, लेकिन वर्तमान में तो वो लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए। जब बीजेपी की सरकार से प्रताड़ित दलितों के लिए यदि वो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, बोल रहे हैं, राहुल गांधी उस परिवार से बात कर रहे हैं रायबरेली के, आपके यहां से कोई हाँ, क्यों नहीं गया? आपके यहां से कोई बात नहीं की? ठीक बात। दूसरी बात है कि आई लव मोहम्मद बोलने पे यदि लोग पीटे जाते हैं, हाँ। यदि बरेली में आज भी किसी नेता को घुसने नहीं दिया जाता है, तो ये जो मुसलमान नेता बैठे थे, हम्म ये अपने समाज में क्या जवाब देंगे? लोग हम्म। पूछेंगे कि आप बीजेपी के साथ है कि आप बीजेपी के खिलाफ है, बोलिए आप। हाँ आई लव मोहम्मद बोलने के फेवर में है आपकी, ये भी आपको लगता है गलत हुआ है? तो हाँ, इन मुसलमान नेताओं की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक बात है। इसलिए मुस्लिम मतदाता इन ब्लॉक शिफ्ट हो गया मायावती से। हम्म मायावती की स्थिति क्या थी? 2009 के लोकसभा में 20 सीटें थी। जी। 2014 के लोकसभा में 5 साल बाद शून्य पे आ गई। तब तो मोदी जी की आंधी चली थी। लेकिन 2019 में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिली और साथ में लड़ी तो 10 सीटें आई। 2024 में अकेली लड़ी तो शून्य आई। अब इससे उनको कुछ सबक सीखना चाहिए कि उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं। जी। बीजेपी के साथ वो लड़ नहीं सकती। बीजेपी उसको अलग लड़ाएगी तो जीरो से आगे बढ़ेगी नहीं। 2007 हम्म। में विधानसभा में जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो 30.43% शेयर वोट शेयर था। 2012 में 25.95% रह गया, शेयर घट गया। हम्म 2017 में और कमजोर हो गया, 22%, 22.23% हो गया। और हम्म। 2022 में तो मात्र 13% रह गया। 13% और एक विधानसभा सीट। एक विधानसभा सीट। एक विधानसभा सीट। जिस मायावती ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई 2017 में, नहीं नहीं 2007 में, भाव, मात्र एक चीज और 20, भी, एक चीज और भी समझने की है। जैसे आज ये तमाम चेहरे आज दिखे, शमसुद्दीन नारायण दिखे, मुनकाद अली दिखे, मायावती क्या करती ना, पत्ते फेंटती हैं, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना। अब मैं दर्शकों को यह भी बता दूं, यही तीन चेहरे, दो तीन चेहरे, कभी मुनकाद अली को कानपुर भेज दिया जाएगा, कानपुर मंडल प्रभारी, कभी उनको उत्तराखंड भेज दिया जाएगा। शमसुद्दीन राइन को कभी इधर भेजा जाएगा, कभी उधर भेजा जाएगा। और शमसुद्दीन राइन पर भी 2022 में मुकदमा हुआ, बसपा के ही एक कार्यकर्ता ने किया। और उस मुकदमे में शमसुद्दीन राइन की हालत यह हो गई कि उनको गिरफ्तार करने की नौबत तक आ गई थी। भाई, बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे नेता नहीं, लगातार प्रताड़ित हुए इस सरकार में। स्वप्निल, स्वप्निल, जी। किसी बड़े नेता को आप इस प्रदेश से उस प्रदेश भेजते हो, कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है और बीजेपी भी करती है, उससे ज्यादा फर्क नहीं हम्म। पड़ता। मैं आकाश आनंद हम्म। की बात लेता हूँ। आकाश हाँ आनंद को आपने भतीजा बोल दिया, आकाश आनंद को हाँ आपने वारिस डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया, सारे पदों से निकाल दिया, फिर आकाश हाँ आनंद को वापस ले लिया, आकाश आनंद के ससुर पे आरोप लगा दिए। तो इससे हुआ हाँ। क्या? आकाश आनंद का ही इमेज डाउन हो गया। जो ठीक आकाश बात। आनंद की तरफ से लोग देखते थे, और आकाश आनंद को भी समझ में आ गया कि मैं यदि मोराल डाउन काशीराम हो जी के गया आकाश तेवर, आनंद का, इमेज तो और डाउन हुई भाव, इमेज मोराल तो डाउन हो गया। उसको ये भी समझ में आ गया कि मैं यदि काशीराम जी के तेवर अपना के लड़ता हूं, तो मैं समाज हम्म बीएसपी को फिर अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लायक बना सकता हूं। लेकिन हम्म जब बहन जी ही चाहती है कि आपको काशीराम जी के तेवर नहीं अपनाने हैं, बीजेपी के हम्म सामने कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, हम्म बीजेपी को मदद करनी है, तो फिर बीजेपी को मदद तो चुप रह के ही करनी कर सकते हैं ना। कोई भी दलित का हम्म अन्याय हो जाए तो उसको चुप रहना है। तो अब आकाश हम्म आनंद फिर वारिस बन गए और अब चुपचाप बैठे हम्म। हैं, तो उसके तेवर भी दिखते हैं। तो ये जो खैर। मायावती जी का बदलता हुआ हाँ। सी चेंज, मतलब मायावती में जो बदलता हुआ चेंज है, मायावती जी को कौन चला रहा है? मायावती जी खुद काशीराम जी के पदचिन्ह पे चलना चाहती है या बीजेपी उसका रोड मैप तय कर रही है? ये मैं बताता हूँ आपको। ये मैं हम्म आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बताता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के समय हम्म अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बीजेपी से ऑफर मिला, तो वो बीजेपी के साथ चले गए। अमित को भी लगा कि अब बीजेपी के साथ ही पार्टी मर्ज करे तो ठीक है। तो हम्म अमित जब अमित शाह जी से मिले तो बात ये हो गई कि आप, ये इसलिए गए थे कि भाई इनको लगा कि मुझे हमारी पार्टी मर्ज कर जाएगी, कुछ हमको मिल जाएगा, एक दो सीटें लोकसभा में, वहीं अब बीजेपी के साथ ही सत्ता में रहेंगे छत्तीसगढ़ में। लेकिन हम्म। उनके बाद उनको ये बताया गया कि भाई अभी धर्मेंद्र यादव जो है वो आपको लेके जाएंगे, उस हम्म बाकी बातें वो करेंगे। तो उनको लगा कि हम्म धर्मेंद्र यादव जो बात करेंगे तो बाकी
उनके ऑफिस में या उनके रेसिडेंस में जाके बाकी बात होगी कि क्या ऑफिस बिहेवियर कैसे होंगे, कैसा होगा, क्या होगा, कौन से जिले में आप हम्म, स्ट्रांग हो। लेकिन वो सीधा चले गए चाणक्यपुरी वाले मायावती जी के मकान में हम्म, और मायावती के सामने बिठा दिया। मायावती जी आई और उनको ये बोला गया कि भाई साहब का आदेश है कि आप चुनाव अ, योगी जी के पार्टी के साथ मिलके दोनों मिलके लड़ेंगे वहां पे। साहब साहब का आदेश है। आदेश हो गया। तो ये मुझे अमित अच्छा। अमित ने बताया, अमित जोगी ने खुद वन टू वन, क्योंकि अजीत हम्म। जोगी के हमारे संबंध राजनीति के नहीं रहे। अजीत जोगी, मैं जब हम्म। इंदौर में पत्रकारिता करता था तब वो कलेक्टर हुआ करते थे, तब से जी। मित्रता थी। और ये अमित, ये तो बहुत तो छोटे थे बिल्कुल। हम्म। अमित की बेटी और डॉक्टर है, उनकी पत्नी भाभी जी से भी हमारे तब अच्छे संबंध थे बिल्कुल घर के। तो हम्म। हमारे संबंध हमेशा, वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी रहे, छत्तीसगढ़ में नेता भी, उन्हें पार्टी भी लॉन्च की। लेकिन हम जब भी बात करते थे तो उसी हिसाब से बात करते थे कि जो पुरानी पहचान होती है, जब वो कलेक्टर थे और जी। मैं रिपोर्टर था और जो आमने सामने होते थे तब। तो आज भी अमित बहुत इज्जत देता है। आज भी हम जाते हैं तो भाभी जी का कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो रहा मिलते हैं, क्योंकि पुराने संबंध होते हैं व्यक्तिगत। राजनीतिक विचारधारा ठीक कुछ भी बात है। हो, व्यक्तिगत संबंध तो व्यक्तिगत होते हैं। तो ये अमित ने पूरा किस्सा सुनाया तो बोला, मैं शॉक्ड रह गया। फिर मैंने बाहर आके बोल दिया कि भाई साहब, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम बहन जी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक चुनाव बहन जी के साथ लड़के हम हाथ जला चुके हैं हमारे। इससे हाँ। अच्छा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और वो लोकसभा में वो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी। तो हम्म। तभी समझ में आ गया, मतलब ये तो हॉर्सेस बहुत है, किसी ने बताना नहीं कि मतलब वो चलता हम्म। है। तो जी। आज बीएसपी के खिलाफ इतने भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन एक ईडी सीबीआई का केस नहीं है। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आरोप नहीं, लेकिन उसको 5 महीने जेल में डाल दिया। अभी ना हमारे अनिल देशमुख बेचारे 13 महीने जेल में रहे, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र। अरविंद केजरीवाल जी। अंदर बार हो रहे हैं। तो ये संजय राउत अंदर हो चुके हैं एक बार। तो ये जो अंदर हम्म। बाहर का मामला है, और वही आरोप लगे बहुत ज्यादा हमारे अजीत पवार पे, और अजीत पवार आज उप हम्म। मुख्यमंत्री है। तो जो साथ देगा वो बचता है। तो हम्म। आज की रैली जो ओवरऑल हमने देखी, तो अब मायावती जी के पास जो मेजर, जो मुझे लगता है जो ये है, सबसे हम्म। पहले उसके लिए अब समाजवादी पार्टी है बहुत ये हो गया, क्योंकि पीढ़ी ये जो है समाजवादी पार्टी का, पिछड़ा, हम्म। दलित और अल्पसंख्यक, अब इसमें हम्म। से वो अपना वोट बैंक कैसा खिसका सकती है बाहर, क्योंकि हम्म। उनको लड़ना पड़ेगा। और जब वो अपने वोट बैंक के लिए लड़ेगी तो वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में वो है। तो हम्म। अखिलेश लड़ रहे, तो अखिलेश के साथ पीड़ित है। और खासकर 21% वोट है दलित का जो आगे ऑस्किलेट करता है, उससे हम्म। भी ना समाजवादी पार्टी छोड़ पाएगी नहीं। और मुझे लगता है अखिलेश ने तो ट्वीट भी किया, यदि आप हाँ, दिखा मैं पाए वो दिखा अखिलेश का देता हूँ ट्वीट। क्योंकि डिस्कशन हाँ में काफ़ी हाँ मायावती हाँ जी के हाँ विश्लेषण में काफ़ी कुछ हो हाँ गया। ये हाँ अखिलेश हाँ का हाँ, ट्वीट है स्क्रीन पर आपकी, और जिस तरीके से वो तंज कसते हैं, बस 2 लाइन का ट्वीट है। मायावती की तमाम बातें एक तरफ, ये 2 लाइनें देखिए। क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। हटाइए इसको। और समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है भाऊ, उसने बड़ी विस्तारित टिप्पणी करी है, उसको भी जरा जल्दी जल्दी। हाँ, समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी ने सदैव आदरणीय मायावती जी को सम्मान दिया है। यहां तक कि जब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सपा सरकार में मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी ने उस टिप्पणी की निंदा भी की और भाजपा नेता पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की। रोजाना भाजपा के नेता बाबा साहेब अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, दलितों पिछड़ों को तिरस्कृत करते हैं और दलितों पिछड़ों यानी पीडीए के अधिकारों को छीन रहे हैं। इसके बावजूद आदरणीय मायावती जी दलित सम्मान के प्रश्न एवं दलित वर्ग के अपमान, बाबा साहेब के अपमान और भाजपा द्वारा दलितों पिछड़ों के छीने जा रहे अधिकारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती हैं। क्या मजबूरी है और क्या भाजपा ने उन्हें डराया हुआ है जिसके कारण वे भाजपा की तारीफें कर रही हैं? ये तो दलितों पिछड़ों यानी पीडीए के साथ बसपा प्रमुख द्वारा किया जा रहा धोखा है। दलित पिछड़ा अब एक जाई हो चुका है, सपा के साथ पीडीए के साथ मजबूती से खड़ा है और इसलिए भाजपा ने साजिश करके दलितों पिछड़ों की एकता को तोड़ने की साजिश की है। लेकिन अब दलित पिछड़ा पीडीए समझदार है। आदरणीय मायावती जी का पूरा सम्मान है, लेकिन दलित पिछड़ा का पूरा एकजुट वोट और समर्थन अब सिर्फ सपा पीडीए के साथ है। हटा दीजिए।
तो ये वाओ। समाजवादी हाँ, तो ये हाँ, समाजवादी पूरी पार्टी तरीके से अब डिकोड किया समाजवादी पार्टी ने भी, और अखिलेश यादव ने तो 2 ही लाइन में कह दिया कि भाई पूरा कह मामला दिया है क्या। है क्या? हाँ। तो वो एक बात है, क्योंकि 10 साल से जहां सरकार चल रही है, मैं सिंपल सी बात है। आप 10 साल हम्म। पहले की अखिलेश की सरकार पे टिप्पणियां कर रही है हाँ। और हाँ। 10 साल की सरकार को धन्यवाद दे रही है। इसका मतलब पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज इस सरकार में ठीक-ठाक चल रहा है। तो हाँ। फिर दलित समाज, पिछड़ा समाज योगी जी को ही वोट देगा, इनको क्यों वोट देगा? सरकार हाँ, बदलने की जरूरत कहाँ है? ठीक बात है। वो हो गया। दूसरी है, दूसरी उनकी जो चिंता है वो चंद्रशेखर को लेके है, जो नगीना के हम्म। सांसद है। वहां हम्म। उन्होंने अपने बलबूते पे बिजनौर का जो एरिया है पूरा, जो दलित बहुल है, वहां पे हम्म। मतलब बोलते ना गले में से हाथ डाल के चीज निकालना, वैसे अपनी सीट अपने हम्म। हम्म। बलबूते पे निकाल के लाए चंद्रशेखर। हम्म। और आज के डेट में चंद्रशेखर इज अ मैन टू वॉच, पिछड़ों हम्म। के एक बड़े उभरते हुए नेता के रूप में है। जो भी नेता हम्म। पिछड़ों का उभरेगा, वो सीधा माया जी के ग्रोथ पे ग्रहण लगाएगा या मायावती हम्म। जी के वोट बैंक पे डाका डालेगा। तो हम्म। मायावती जी को वो भी तकलीफ है, इसलिए चंद्रशेखर को भी उन्होंने कहा वोट कटा, वोट बंटवारा करता है, ये करता है, वो करता है। हम दूसरी बात करते हैं, वो दलितों के लिए लड़ रहा है तो फिर आप लड़िए उनके साथ, आप चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करिए। आप हम्म। बीजेपी को धन्यवाद देने के बजाय चंद्रशेखर को धन्यवाद देना था कि आप अपने बलबूते हम्म। पे चुनाव जीते और आप दलितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हाँ, ठीक आपको बात है। बीजेपी के हाथ मजबूत करनी है, इसलिए आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। हम्म। उसके बाद उनकी तीसरी जो चुनौती है उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन आज मायावती जी की बात है तो अब बस आखिरी 1 मिनट हाँ। लूंगा मैं आपसे। मायावती जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी। हाँ। जो बीजेपी उन्हें स्लो पॉइजन देके मारने का, मतलब स्लो पॉइजन पॉलिटिकली मैं बोल रहा हूँ, हम्म। धीरे धीरे हम्म। धीरे धीरे जो हमने वोट परसेंटेज बताया 30 से 13 तक मायावती जी आई, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। अब हम्म। बीजेपी भी ऐसा नहीं कि पीडीए के तहत सारा दलित कांग्रेस और सपा की तरफ जा रहा ना, कुछ बहुत सारा दलित वोट बैंक, जो पिछड़ा वोट बैंक का चंक है, वो बीजेपी के साथ आ रहा है। एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की वजह से वो एक आता है। दूसरी बात, जैसा वाल्मीकि जयंती पे छुट्टी देना, ये एक सिंबॉलिक है कि उनको लगता है कि चलो ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। फिर हम्म। लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना, फ्री का राशन, ये जो तमाम चीजें हैं, इससे कहीं न कहीं ये पिछड़ों को भी जा रहा है, क्योंकि सबसे गरीब जो लोग हैं, जिनको इसकी इसका लाभार्थी का, यदि आपने लाभार्थी का फुटप्रिंट हाँ। देखा तो उस लाभार्थियों में हाँ। पिछड़े लोग ज़्यादा हैं। तो हम्म। उनको भी लगता है कि चलो ये तो हमको मिल रहा है, लखपति दीदी, सपोज़ गाँव में 2 ही लखपति दीदी हो गई तो गाँव वाली महिलाओं को लगता है कि चलो एक पिछड़ी लखपति दीदी तो हो गई। हम्म। तो जो वोट बैंक बीजेपी के पास जा रहा है, उसको वापस कैसा लाएँ? समाजवादी हम्म। को गाली देके आप समाजवादी का वोट बैंक वापस पीछे नहीं ला सकते, क्योंकि पिछले 10 हम्म। साल में लड़ा कौन दलितों के लिए, ये इसका दलित तय करेगा। दलित ठीक बात है। वोट बैंक, मैंने बार-बार कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू को अच्छा बोल सकते हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम राहुल गांधी की तमाम नीतियों को ये करें। आज हम यदि हम्म। क्रिटिसाइज़ करते हैं और बोलते हैं कि आज कांग्रेस बिल्कुल नाकारा पार्टी साबित हो रही है कई जगह पे, हम्म। इसका हम्म। मतलब हम जवाहरलाल नेहरू को गाली नहीं दे रहे। ठीक बात है। ठीक जवाहरलाल बात। नेहरू का आदर अपने जगह पे। हम्म। और राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल राहुल गांधी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। लेकिन हम्म। उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में संविधान को अलग रख के पत्रकारों को जेल में ठूसते हैं बिना वजह। सुनील नामदेव को जेल में ठूसा बिना वजह एक पत्रकार को, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा था। तो तब हम हम्म। बोलेंगे उनको कि कांग्रेस की ठीक सरकार बात है। संविधान को नहीं मानती, राहुल गांधी क्या लेके घूमते हो आप संविधान? हाँ। हाँ। तो हाँ। राहुल गांधी के प्रति अनादर नहीं है, ये उनकी सरकार का नकारापन है। हम्म। तो ऐसा ही लोग काशीराम जी को मानने वाले बहुत है, हम्म। लेकिन फिर मायावती से बहुत नाराज है, क्योंकि मायावती जी लड़ाई नहीं लड़ती काशीराम जी की, हम्म। सिर्फ काशीराम जी का नाम लेके चलती है। जयंती और पुण्यतिथि पे रैली करने से काम नहीं होगा ना। काशीराम जी भी हाँ। खुश नहीं होंगे जितना काशीराम जी को हम जानते हैं। हम्म। जयंती और पुण्यतिथि मत करिए, मत चढ़ाइए हार उनको, उनके पुतले पे या स्टैचू पे या प्रतिमा पे। आप उनके, उन्होंने जो लड़ाई शुरू की उसकी उसकी सेनापति बनिए। आप लड़िए ठीक बात। दलितों के अन्याय के खिलाफ, आप लड़िए हम्म। संविधान के खिलाफ। क्या संविधान हाईजैक नहीं हुआ? हम्म। क्या आपको दिखता नहीं है संविधान की अवहेलना हो रही है? हम्म। वोट चोरी से सरकारें बन रही है।
ईडी सीबीआई का यूज हो रहा है, हम्म भ्रष्टाचारी सदाचारी बनते हैं बीजेपी में जाते ही। हम्म लोकसभा में सुनाई नहीं दे रहा है, राज्यसभा में कल गदर हो गया जब राज्यसभा में जब राष्ट्र उपराष्ट्रपति ने जब कल मीटिंग ली पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर की, बहुत बुरी तरह से मीटिंग फेल हो गई क्योंकि वहां पे हमरी तुमरी पे आ गए लोग। राज्यसभा हाँ, में कई सांसद सीनियर लोगों ने बोला कि अरे भाई ये यहाँ सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। ठीक बात है। हर सवाल के जवाब में बताया जाता है गोपनीय है। हम्म पेट्रोल आयात पे कितना खर्चा हो रहा है, गोपनीय कहां से हो गया। हम्म जो आंकड़े पब्लिक एंटरप्राइजेस घोषित करती है पेपर में, वो गोपनीय करके हमको मना किया जाता है। तो ये क्या ये क्या चीफ जस्टिस को गाली देना, कहना कि ये देश तोड़ता है या उसके ऊपर जूता फिकवाना, ये संविधान है क्या। हम्म तो ये सारी बातें आप बार बार कांग्रेस का इतिहास या समाजवादी पार्टी का इतिहास बता के आप अपना भविष्य ठीक नहीं कर सकते। हम्म आपका भविष्य ठीक होना है तो आपको वर्तमान में काम करना होगा। हाँ, और अपने इतिहास को याद करके करना होगा कि आप इतिहास में क्या किया करते थे। बस। तो कुल हम्म मिलाकर आज की रैली ये बीजेपी के लिए मजबूत करने की रैली थी। हम्म बहुजन समाजवादी पार्टी का मुझे कुछ दिखता नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भीड़ होती है वो जरूरी नहीं मतदाता हो। हम्म ऐसी ही भीड़ अखिलेश के लिए आती थी, लेकिन अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी ही भीड़ राहुल गांधी के लिए आती थी, भारत जोड़ो यात्रा में। एक्चुअली हाँ। भीड़ ये बेरर चेक है, जब तक ये अकाउंट में नहीं डलता तब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ये हम्म भीड़ जब तक मतदान में परिवर्तित नहीं होगी, और भीड़ को मतदान में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको ये दिखना होगा कम से कम कि आप कुछ कर रहे हैं, वो हम्म दिखाई नहीं देता। आज की रैली पे हम इतना ही बता सकते जी। कुल मिलाकर इस बात को समझने की जरूरत है कि मायावती ने इतने दिनों के बाद शक्ति प्रदर्शन किया। 2007 में हमने कहा ही था 206 सीटों को पाकर बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती आज की तारीख में 2022 के पिछले चुनाव में 13% पे सिमट जाती हैं। स्थिति ये कि उन्हें सिर्फ एक विधानसभा सीट मिलती है और आज जब वो रैली करती हैं तो वो सरकार को घेरने की बजाय सरकार की तारीफ कर रही होती हैं और अखिलेश यादव को घेरती हैं, राहुल गांधी को घेरती हैं, संविधान को हाथ में लेकर चलने वाली कांग्रेस को भी घेरती हैं। सवाल यह है कि आखिरकार मायावती किसके साथ खड़ी हैं? संविधान के पन्नों को हर दिन बदलने की पुरजोर वकालत और कोशिश करने वाले सत्ताधारी दल के साथ, या फिर कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ? मायावती ने बीते दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया था और अब उन्होंने धन्यवाद योगी आदित्यनाथ को दिया है। तो सोचने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है। खैर, अभी के लिए दीजिए इजाजत। तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया भाव। हैं। नमस्कार।